गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन सी डिजीज़ करते हैं। उनमें से कुछ मेन डिजीज़ हमने छाटी है जो हमारे कोर्स में, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। अच्छा देखिए, इस टॉपिक से पहले हमें सबसे पहले पढ़ना है वैक्सीनेशन। वैक्सीन क्या होती है और वैक्सीनेशन क्या होता है। अब देखिए, 3 centuries ago an English physician Edward Jenner realized that milkmaids who had cowpox did not catch smallpox even during epidemics as they had become resistant to smallpox virus। देखिए, एक इंग्लिश के फिजिशियन थे एडवर्ड जेनर। उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि जब वहाँ पर एपिडेमिक फैला, किसका? स्मॉल पॉक्स का, तो उन्होंने ये देखा जितनी भी मिल्क मेड्स थी जिनको ऑलरेडी काउपॉक्स हो चुका था, उनको ये बीमारी नहीं हुई। तो यहाँ से उन्होंने ये लॉजिक लगाया कि हो ना हो, ये जो है इस बीमारी के कारण, किसके कारण? काउपॉक्स के कारण जो है स्मॉल पॉक्स के लिए इम्यून हो गई है। दिस वाज बिकॉज द स्मॉल पॉक्स वायरस इज क्लोजली रिलेटेड टू काउपॉक्स वायरस। देखिए, जो स्मॉल पॉक्स वायरस है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, रिलेट करता है किससे? काउपॉक्स वायरस से। मतलब जो वायरस रेस्पॉन्सिबल होता है स्मॉल पॉक्स के लिए, लगभग वैसा ही वायरस जो होता है वो काउपॉक्स के लिए क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ से उन्होंने आइडिया लगाया कि अभी जितने भी मिल्क मेड्स थे जिनको ऑलरेडी काउपॉक्स हो चुका था, उनको इवन ड्यूरिंग एपिडेमिक स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। सही है। और उन्होंने आगे ये देखा, ये दोनों जिस वायरस से होते हैं वो दोनों क्या है, एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है। तो डेट मीन्स हो ना हो, जिन मिल्क मेड्स को ऑलरेडी काउपॉक्स हो चुका था वो इम्यून हो चुकी होंगी इस बीमारी से। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए, लैटिन में काउ को बोलते हैं हम वैका और काउपॉक्स को बोलते हैं वैक्सीना। इसी से वैक्सीनेशन वर्ड जो है वो डिराइव किया गया है। अब देखिए, सबसे पहले हमें पढ़ना है वैक्सीन्स बनती कैसे हैं। सही। तो उससे पहले आप ये समझ लीजिए वैक्सीन होता क्या है। अ वैक्सीन इज एन एंटीजन दैट इज इंजेक्टेड और स्वेलोड। देखिए, वैक्सीन क्या होती है, ये एक तरह का क्या होता है, एंटीजन होता है, जिसको या तो हम इंजेक्ट करते हैं पर्सन की बॉडी के अंदर या फिर वो उसको स्वेलो करता है। इट कॉजेज द डेवलपमेंट ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी इन द पेशेंट। जैसे ये वैक्सीन पेशेंट की बॉडी के अंदर जाती है तो वो क्या करती है, एक एक्टिव इम्यूनिटी क्या करती है, डेवलप करती है, किसके? पर्सन की बॉडी के अंदर। स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ एंटीजन इंट्रोड्यूस इन द पर्सन's बॉडी stimulate the production of antibodies as if the body was infected by the disease। अब देखिए, जैसे ही हम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एंटीजन मतलब वैक्सीन जो है हम पर्सन की बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, वैसे ही जो पर्सन की बॉडी होती है वो क्या करती है, एंटीबॉडीज क्या करती है, बनाना चालू करती है टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी is long term since the body develop memory cells in the natural pathway। और ये लॉन्ग टर्म की इम्यूनिटी बनाती है किसी भी पर्सन की बॉडी के अंदर। क्लियर है? क्यों? ये मेमोरी सेल्स क्या करती है, डेवलप करती है उस डिजीज़ के अगेंस्ट। देखिए, ऐसा होता है वैक्सीन जब हम देते हैं किसी पर्सन को तो वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर डिजीज़ की वैक्सीन होती है। जैसे ही हमने एक पर्टिकुलर डिजीज़ की वैक्सीन पर्सन को दी तो वो वैक्सीन क्या करती है, एंटीबॉडीज़ बना देती है जो उस डिजीज़ से लड़ने में उनकी क्या करती है, हेल्प करती है। तो वैक्सीन का क्या काम होता है? वैक्सीन एक तरह का एंटीजन होता है जो कि एक्टिव इम्यूनिटी बनाता है पेशेंट की बॉडी के अंदर टू फाइट अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर डिजीज़। अच्छा, अब देखिए, जितने भी एंटीजन्स होते हैं इनको हम पहले क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। इनको एज इट इज़ जो है पर्सन की बॉडी के अंदर कभी भी नहीं डालते हैं इन ऑर्डर टू मेक देम रिलेटिवली हार्मलेस
मोस्ट वैक्सीन्स आर मेड इन वन ऑफ द फॉलोइंग वेज। अब देखिए कुछ तरीके हैं जिससे हम वैक्सीन बनाते हैं, सही है। मैं सिर्फ आपको 2 तरीके ही बता रहा हूँ, बाकियों के मैं नाम बता दूंगा क्योंकि वो आपके कोर्स में नहीं है। अब देखिए सबसे पहला तरीका होता है किल्ड वायरुलेंट ऑर्गेनिज्म। सबसे पहला जो तरीका होता है इसे हम बोलते हैं किल्ड वायरुलेंट ऑर्गेनिज्म, सही है। वैक्सीन फॉर वूफिंग कफ बैक्टीरिया, जो हम वैक्सीन बनाते हैं किसके लिए, वूफिंग कफ के लिए, वो क्या होती है, इससे बनती है। इन दिस केस इसमें हम करते क्या हैं, द बैक्टीरिया इज किल्ड बाय द हीट और बाय यूजिंग केमिकल्स। इसमें हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को लेते हैं, उसको क्या करते हैं हम पहले किल करते हैं। किससे किल करेंगे, या तो हीट से किल करेंगे या किसी केमिकल का उसके ऊपर क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। विच डी नेचर्ड इज एंजाइम, उसके कारण होता क्या है, उसके अंदर जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, डी नेचर्ड हो जाते हैं, जो कि बीमारी फैलाते हैं। सो द डेड पैथोजन विल नॉट कॉज द डिजीज बट इट विल पोजेस एंटीजेनिक साइट्स ऑन इट्स सरफेस, सही है। अब देखिए होता क्या है, इससे होता क्या है कि जो पैथोजन होता है वो जब पर्सन की बॉडी के अंदर जाता है तो वो उसको बीमारी नहीं फैलाता, क्लियर है, क्योंकि उसके सारे के सारे एंजाइम्स जो हो गए हैं डेड हो गए हैं। मगर इसकी बॉडी के ऊपर जो पैथोजन होता है उसकी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, एंटीजेनिक साइट्स होती हैं। क्या होती है, एंटीजेनिक साइट्स होती हैं उसकी बॉडी के ऊपर। डेट विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय T and B lymphocytes and result in the production of antibodies in the recipient। देखिए अब जैसे ही ये जो एंटीजन है वैक्सीन पर्सन की बॉडी के अंदर जाएगी, सही है, तो ये वैक्सीन किससे बनी हुई है, ये हमने क्या किया है, जो बीमारी फैलाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको किल करके हम क्या करते हैं, वैक्सीन के रूप में यूज करते हैं। देखिए पहले केस में हम क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारी फैलाता है उसको हम मार देते हैं। मारने का क्या तरीका होता है, या तो उसको गर्म करके मार देते हैं या फिर किसी केमिकल का हम यूज़ करते हैं, सही। उस कारण होता क्या है, उसके अंदर जितने भी एंजाइम्स होते हैं जो कि बीमारी फैलाते हैं वो सारे के सारे डी नेचर्ड हो जाते हैं। अब जो पर्सन की बॉडी के अंदर वो जाएगा तो वो बीमारी नहीं फैला पाएगा, क्लियर है। अच्छा मगर होता क्या है, उसकी जो बॉडी होती है उसकी जो सरफेस होती है उस पर एंटीजेनिक साइट्स होती हैं। अब जब ये एंटीजेनिक साइट्स रेसिपिएंट की बॉडी के अंदर जाती हैं तो वो क्या करती हैं, उसकी T और B लिम्फोसाइट्स, ये वाइट ब्लड सेल्स होती है, उनको क्या करती है, वो एक्टिवेट कर देती है और वो एंटीबॉडीज बनाने चालू कर देती है उस से लड़ने के लिए, क्लियर है। बट देर इज नो चांस ऑफ द पैथोजन रेप्लिकेटिंग एंड कॉजिंग द इन्फेक्शन। अब देखिए इस केस में होता क्या है, हमने जो पैथोजन है उसको पहले ही किल कर दिया है, तो उस कारण वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर बीमारी फैलाएगा, इसके चांसेस क्या होते हैं, ना के बराबर होते हैं, क्लियर है। अच्छा अब देखिए दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरे में हम क्या करते हैं, लाइव नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन, सही। इसका एग्जांपल है रूबेला, मतलब ये वैक्सीन का नाम है। अच्छा अब देखिए वैक्सीन मेड इन दिस वे आर ऑफन कॉल्ड, सही है, एटेंडुलेटेड वैक्सीन। एटेंडुलेटेड वैक्सीन का मतलब क्या होता है, वीक वैक्सीन, क्लियर है। इन सच वैक्सीन द पैथोजन इज डेलिबरेटली वीकन्ड टू एंश्योर दैट इट डज नॉट कॉज सीवियर इन्फेक्शन, क्लियर है। अब देखिए इस केस में हम क्या करते हैं, जो पैथोजन किसी पर्टिकुलर डिजीज को करता है उसको हम क्या करते हैं, वीक करके रेसिपिएंट की बॉडी के अंदर डाल देते हैं, क्लियर है। अच्छा अदर एग्जांपल आर BCG वैक्सीन भी इसी से बनती है, जो कि किससे अगेंस्ट लड़ती है, ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट लड़ती है। एंड सेबिन वैक्सीन ये पोलियो से लड़ती है, क्लियर है। अच्छा इसके तरीके क्या हैं, दूसरे तरीके मॉडिफाइड टॉक्सिन्स, ये आपको पढ़ना नहीं है, आपके कोर्स में नहीं है। अगला होता है आइसोलेटेड एंटीजन, फिर होता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड एंटीजन्स, ये सारे के सारे जो हैं तरीके हैं। अब देखिए वैक्सीन करती क्या है, देखिए वैक्सीन के 2 मेन तरीके होते हैं। पहले में हम क्या करते हैं, जो पैथोजन होता है उसको किल करके क्या करते हैं, पर्सन की बॉडी के अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ पे जो वैक्सीन है वो किससे बन रही है, मरे हुए पैथोजन से बन रही है, सही।
अब इस केस में क्या होता है, पैथोजन की बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सारे के सारे डीनेचर्ड हो जाते हैं, तो उस कारण वो बीमारी को नहीं फैला पाता है। क्लियर है। मगर उसके ऊपर जो होती है एंटीजेनिक साइट्स होती है, जब वो पर्सन की बॉडी के अंदर जाती है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, एंटीबॉडीज बनाता है। क्लियर है। और वो उसकी मेमोरी में, हमारी जो इम्यून सिस्टम होता है उसकी मेमोरी के अंदर क्या होता है, वो फिट हो जाता है कि इस तरीके का पैथोजन हमारे पास आया था और हमने उसको लड़ने के लिए इस तरीके से तैयारी की थी। तो उस केस में अगर जब अगली बार वो पैथोजन दोबारा से आएगा तो उससे हमारी इम्यून सिस्टम क्या करेगी, पहले से ही तैयार होगी कि किस तरीके से उससे लड़ना है। क्लियर है। अच्छा, दूसरे में हम क्या करते हैं, जो पैथोजन होता है उसको काफ़ी वीक करके क्या करते हैं, भेजते हैं किसके अंदर, पर्सन की बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। तो इस केस में क्या होता है, पैथोजन जाता है और वो अपना इन्फेक्शन फैलाना चालू करता है, मगर उसकी जो पावर होती है वो बहुत ही कम होती है, तो वो ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं फैला पाता है। तो उससे होता क्या है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसको पता लग जाता है कि ये पैथोजन जब हमारे पास आया था तो इसने इस तरीके से इन्फेक्शन फैलाया था, तो वो उनकी मेमोरी में चला जाता है, हमारी जो इम्यून सिस्टम होता है उसकी मेमोरी के अंदर वो चला जाता है, वो फिट हो जाता है। सही। तो फिर जब वो पैथोजन दोबारा से हमारी बॉडी के अंदर आएगा तो हमारे इम्यून सिस्टम को पहले से ही पता होता है कि भी इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ रेप्लिकेशन क्या है, तो वो उसको पहले से क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। क्लियर है। ताकि वो पैथोजन अपने आप ही मर जाए। क्लियर है। एक तरीके से जो वैक्सीन होती है ये हमारी बॉडी के अंदर क्या करती है, मेमोरी डेवलप करती है कि जो पर्टिकुलर पैथोजन है वो किस तरीके से काम करता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ वैक्सीन दे रखी है, इनके नाम वगैरह आपको खुद याद करने हैं। सही है। ये कौन सी डिजीज़ में काम आते हैं, किस एज ग्रुप में, और इनका सेफ्टी लेवल क्या है, ये आपको खुद पढ़ने हैं, ये याद कर लीजिएगा आप। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज हमें क्या करना है, कुछ ऐसी डिजीज़ के बारे में थॉरोली पढ़ना है जो कि किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिजीज़ कॉज बाई प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो सी डिजीज़ करते हैं, इसमें सबसे पहले आता है मलेरिया। सबसे पहला आता है मलेरिया। अब देखिए, मलेरिया कैन बी अ फैटल डिजीज़ फॉर ह्यूमन बींग्स। मलेरिया जो होती है बहुत ही घातक बीमारी होती है ह्यूमन बींग्स के लिए। अप्रॉक्सीमेटली 300 मिलियन पीपल जो होते हैं अराउंड द वर्ल्ड गेट इन्फेक्टेड विद मलेरिया एवरी ईयर। मतलब 300 मिलियंस लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, इससे इन्फेक्ट होते हैं। और मोर देन, इनमें से जो 2 मिलियंस पीपल होते हैं वो पूरे साल में, पूरे वर्ल्ड में जो होते हैं वो मर जाते हैं। अब देखिए, इसको मलेरिया इज कॉज बाय अ प्रोटोजोआ पैरासाइट प्लाज्मोडियम। इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, प्लाज्मोडियम जो है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब देखिए, द डिजीज स्प्रेड्स थ्रू द बाइट ऑफ एन इंसेक्ट वेक्टर द फीमेल एनोफिलीज मॉस्कीटो। अब देखिए, फीमेल एनोफिलीज मॉस्कीटो जो होता है इसकी बाइट से ये फैलता है। क्लियर है। और ये जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्कीटो होता है ये क्या करता है, ह्यूमन ब्लड को क्या करता है, सक करता है। ह्यूमन ब्लड को क्या करता है, सक करता है। अब देखिए, सबसे पहले इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, प्लाज्मोडियम जो होता है पैरासाइट, वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। और ये फैलता किसके कारण है, ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्कीटो जो होता है उसकी बाइट से क्या होता है, फैलता है। और ये फीमेल एनोफिलीज जो होता है ये ह्यूमन ब्लड को क्या करता है, एज अ फूड यूज करता है। अच्छा, अब देखिए, इसमें जो मेल एनोफिलीज मॉस्कीटो होता है वो क्या करता है, प्लांट का जो जूस होता है उससे अपना फूड डिराइव करता है, जबकि फीमेल एनोफिलीज मॉस्कीटो जो होता है ये ह्यूमन ब्लड से क्या करता है, अपना फूड डिराइव करता है। और इसकी जो बाइट होती है उससे ही ये प्लाज्मोडियम जो होता है प्रोटोजोआ पैरासाइट ये फैलता है। अब देखिए, इसके बाद आता है सिम्टम्स। द मेन सिम्टम्स ऑफ मलेरिया इंक्लूड हेडेक, नोजिया, मस्कुलर पेन एंड हाई फीवर। ये इसके सिम्टम्स हैं। अब देखिए, जब भी किसी को मलेरिया का अटैक आता है तो उसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 6 to 10 आवर्स होती है। पहली स्टेज होती है कोल्ड स्टेज। इसमें क्या होता है, जो पर्सन होता है उसे बहुत ज़्यादा क्या होती है, ठंड लगती है। ठंड से मतलब वो ठिठुरता है।
दूसरी स्टेज होती है हॉट स्टेज, इसमें उसको हाई फीवर होता है, उसका रेस्पिरेशन बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है और उसकी हार्ट बीट भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। थर्ड स्टेज होती है स्वेटिंग स्टेज, ड्यू टू प्रोफ्यूज स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग के कारण होता क्या है, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी गोज डाउन टू नॉर्मल, इसमें जो टेम्परेचर होता है बॉडी का वो क्या होता है, नॉर्मल हो जाता है। अब देखिए, इवन आफ्टर द पेशेंट इज क्योर्ड ऑफ मलेरिया, कि पेशेंट जो है वो मलेरिया से सही भी हो जाए, मगर जो पेशेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, वीक हो जाता है और उसमें खून की कमी हो जाती है। मलेरिया में ऑल्सो सेकेंडरी कॉज एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन एंड लीवर, ये क्या करता है, हमारे स्प्लीन और जो लीवर होता है उसका साइज क्या करता है, बढ़ा देता है। अच्छा, द प्रेजेंस ऑफ मलेरिया पैरासाइट कैन बी चेक बाय ब्लड टेस्ट, इसके लिए हम क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं अपना। अब देखिए इसके बाद आता है प्रिवेंशन, हाउ टू प्रिवेंट, हमें किस तरीके से इससे बचना है। देखिए जो मलेरिया का इन्फेक्शन होता है ये इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जाता है थ्रू मॉस्किटो बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलीज, क्लियर है। द ओनली वे टू प्रिवेंट मलेरिया इज टू टेक प्रिकॉशन अगेंस्ट द मॉस्किटो बाइट, हमें क्या है, अपने आप को जो एनोफिलीज फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है उसकी बाइट से हमें क्या करना होता है, बचाना होता है। वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द बाइट ऑफ मॉस्किटो बाय द फॉलोइंग मेथड, और हम इन फॉलोइंग मेथड से जो है अपने आप को मॉस्किटो बाइट से बचा सकते हैं। सबसे पहला तरीका है, द वायर गर्ज शुड बी यूज्ड ऑन डोर्स एंड विंडोज ऑफ हाउस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मॉस्किटो, हमारी जितने भी हमारी जितने भी खिड़कियाँ होती हैं, दरवाजे होते हैं, सही है, उनके ऊपर हमें क्या करना चाहिए, लोहे की जाली लगानी चाहिए, सही है, ताकि जो है मॉस्किटोज घर के अंदर ना आ पाए। दूसरा, इंसेक्ट रेपेलेंट, सही है, उसमें हम क्या करते हैं, कोई ना कोई हमारे पास क्रीम होती है, उसको हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी के ऊपर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, जैसे ओडोमोस का आपने नाम सुना होगा, क्लियर है। अच्छा, वन शुड स्लीप अंडर द मॉस्किटो नेट्स, हमें मॉस्किटो नेट जो होते हैं, मच्छरदानी जिसे बोलते हैं, उसे लगाकर उसके अंदर सोना चाहिए। मॉस्किटो लार्वा कैन बी किल्ड बाय स्प्रिंकलिंग केरोसिन ऑयल ऑन लार्ज साइज्ड वाटर बॉडीज, आपको जहाँ पर भी पानी इकट्ठा हुआ दिखे, या तो उसको पानी को इकट्ठा होने मत दीजिए, अगर कहीं पर हो गया है तो उसके अंदर हमें क्या करना चाहिए, ऑयल जो है, केरोसिन ऑयल जो है उसको डाल देना चाहिए। क्यों, केरोसिन ऑयल क्या करता है, मॉस्किटो का जो लार्वा होता है उसको क्या करता है, किल कर देता है। नेक्स्ट, एडल्ट मॉस्किटोज कैन बी किल्ड बाय स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड्स, स्प्रे आते हैं मच्छरों को मारने के लिए, हम उनका भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट तरीका है, जितने भी ब्रीडिंग ग्राउंड्स होते हैं मॉस्किटोज के, उन्हें हमें क्या करना चाहिए, डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, क्लियर है। जहाँ पर भी पानी इकट्ठा होता है वहाँ पर मॉस्किटोज क्या करते हैं, वहाँ पर उनका ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है, तो उसको हमें क्या करना चाहिए, डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। जितने भी डिचेज हो, गड्ढे होते हैं, पडल्स, सही है, और स्वैप्स अराउंड द ह्यूमन ड्वेलिंग शुड बी ड्रेन्ड और फिल्ड, क्लियर। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट, we should not allow the collection of water in any uncovered container such as water tank, pot, cooler, flower pot, discarded tires etc. सही, हमें कहीं पर भी पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। अब देखिए इसका कंट्रोल कैसे किया जाता है। अ ड्रग नेम क्विनिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क ऑफ किकोना ट्री इज यूज्ड टू ट्रीट अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। यहाँ पे जो होती है क्यूनिन जो होती है मेडिसिन होती है जिसका हम यूज़ करते हैं टू क्योर मलेरिया। अच्छा, अब देखिए इसके बाद सेकंड हमें पढ़ना है डिजीज़ कॉज बाय वायरस। उसमें सबसे पहली बीमारी आती है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा को हम क्या करते हैं, नॉर्मली फ्लू भी बोलते हैं, और ये इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है, सही। इन्फ्लुएंजा को कॉमनली हम क्या बोलते हैं, फ्लू बोलते हैं, और ये किसके कारण होता है, ये इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है, सही, माइक्सो वायरस इन्फ्लुएंजा। अच्छा, अब देखिए देयर एग्जिस्ट 3 टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरसेस, ए, बी एंड सी। 3 तरह के इन्फ्लुएंजा वायरस होते हैं, ए, बी एंड सी। इसमें से ए एंड बी
type of influenza virus are important because these are responsible for causing disease epidemics throughout the world. सही. देखिए इनमें A और B जो है ये सबसे ज़्यादा घातक होते हैं. क्यों? ये महामारी की तरह क्या करते हैं, फैलते हैं. अब देखिए ये करते क्या है, द इनहेल्ड वायरस अटैक्स द एपिथेलियल सेल्स इन द म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ नोज. देखिए अब ये जो वायरस होते हैं ये क्या करते हैं, ये हमारी जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं कहाँ पर, म्यूकस मेम्ब्रेन में, किसकी, नोज की, थ्रोट की एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, वहाँ पर जाकर ये क्या करते हैं, अटैक करते हैं. इन्फ्लुएंजा इज स्प्रेड मेनली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट एंड बाई ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन वाई स्नीजिंग, कफिंग एंड टॉकिंग. अच्छा अब देखिए फैलता कैसे है, ये मेनली जो होता है पर्सन टू पर्सन फैलता है, मतलब जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उससे हेल्दी पर्सन में ये फैलता है. क्लियर है. अच्छा बाय द ड्रॉप्स इन्फेक्शन वाई स्नीजिंग, मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड पर्सन है वो स्नीज कर रहा है, कफ कर रहा है या किसी हेल्दी पर्सन से बात कर रहा है तो उसकी जो ड्रॉप्स निकलती है, ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, अगर वो इन्फेक्टेड नॉर्मल हेल्दी पर्सन के बॉडी के अंदर चली जाती है तो वो भी क्या होता है, बीमार हो जाता है. अब इसके देखिए सिम्टम्स क्या क्या होते हैं. सिम्टम्स होता है द कॉमन सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लुएंजा डिजीज आर सडन ऑनसेट ऑफ चिल्स, डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज, स्नीजिंग, फीवर, हेडेक, मस्कुलर पेन, कफिंग, इन्फ्लेमेशन ऑफ रेस्पिरेटरी म्यूकोसा एंड जर्नल वीकनेस. ये इसके क्या है, मेन सिम्टम्स हैं. इसमें जो फीवर होता है वो कम से कम 3-4 दिन तक जो है वो होता है इंसान को, पर्सन को. अच्छा अब देखिए इसके बाद आता है प्रिवेंशन. आप किस तरीके से इसे प्रिवेंट कर सकते हैं. वी शुड ट्राई टू कीप अवे फ्रॉम फ्लू पेशेंट. इसका एक ही मेन तरीका है कि जिसको फ्लू हुआ है उस पेशेंट से आप दूर रहें. अब देखिए इसके बाद आता है कंट्रोल. इसकी अभी तक कोई इफेक्टिव मेडिसिन नहीं बनी है. सही. अच्छा हाँ, वैक्सीन्स आर यूज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन एंड एंटीवायरल ड्रग्स आर यूज्ड फॉर क्योर. सही. इसमें हम क्या करते हैं, या तो वैक्सीन का यूज़ करते हैं या फिर एंटीवायरल ड्रग्स जो होती है उसका हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. क्लियर है. इसका जो होता है वैक्सीन छोटे बच्चों को लगा देते हैं हम, सही, ताकि उनको फ्लू आगे जाकर ना हो. अच्छा अब इसमें 2 मेडिसिन हैं, सही. एम्टाडाइन एंड रिमेटाडाइन आर रिकमेंडेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लुएंजा. क्लियर है. और इसमें पर्सन को रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी होता है. जितना ज़्यादा वो रेस्ट लेगा उतनी ज़्यादा उसकी रिकवरी जल्दी होती है. अब देखिए इसके बाद आता है सेकेंड बीमारी है जॉन्डिस. देखिए जॉन्डिस और हेपेटाइटिस इज द डिजीज ऑफ लीवर. ये किसकी डिजीज है, ये लीवर की डिजीज है. सिंस लीवर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन बॉडी, सो इट्स इन्फ्लेमेशन ड्यू टू जॉन्डिस अफेक्ट द डाइजेशन एडवर्सली. सही. अब देखिए जॉन्डिस जो होता है ये लीवर की बीमारी है और लीवर का मेन काम क्या होता है, ये डाइजेशन में हेल्प करता है. क्लियर है. तो इस केस में क्या होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इंसान का क्या होता है, खराब हो जाता है. अच्छा अब देखिए जॉन्डिस इज कॉज्ड बाय द वायरल इन्फेक्शन. ये किसके कारण होता है, वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है. क्लियर है. अब देखिए इसके बाद आता है द टाइप ऑफ हेपेटाइटिस आर. हेपेटाइटिस जो होते हैं कितने तरह के होते हैं. सबसे पहले आता है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस जी. सही. अच्छा आप देखिए एक्सेप्ट फॉर द टाइप बी विच इज़ अ DNA वायरस, ऑल द अदर आर RNA वायरस. इनमें से जो
बी है उसको छोड़कर बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, आरएनए वायरस हैं, जबकि बी जो होता है वो डीएनए वायरस है। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए जो हेपेटाइटिस होता है ये स्प्रेड होता है बाय फूड एंड वाटर। सही, जो कंटामिनेटेड फूड और वायरस होता है उससे क्या होता है, ये फैलता है। अच्छा, अब इसमें आप एक बात ध्यान रखिएगा, हमें सिर्फ हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी जो होता है वही पढ़ना है। सबसे पहले देखिए हेपेटाइटिस ए। देखिए हेपेटाइटिस ए जो है इसके लिए जो होता है वो आरएनए वायरस जो होता है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। हेपेटाइटिस ए इज एन एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ लीवर विच अफेक्ट्स मेनली चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स। सही है, ये ज़्यादातर क्या होता है बच्चों और जो यंग एडल्ट्स होते हैं उन्हीं को ज़्यादा अफेक्ट करता है। अब देखिए ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस ए वायरस टेक्स प्लेस बाय द फेशियल ओरल रूट। जो फेशियल ओरल रूट होता है उसके थ्रू क्या होता है वो फैलता है। द इन्फेक्शन ऑफ HAV टेक्स प्लेस बाय द इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड वाटर फूड एंड मिल्क। जितना भी कंटामिनेटेड फूड और वाटर होता है उसके इंजेक्शन के कारण ये हेपेटाइटिस पर्सन को होता है। अब देखिए इसके बाद आता है सिम्टम्स। सबसे पहला होता है हाई टेम्परेचर, हेडेक, फटीग, जनरल वीकनेस एंड जॉइंट पेन्स। सेकेंड, लॉस ऑफ एपेटाइट with a feeling of nausea and vomiting. Third, appearance of irritating rashes on the body. Fourth होता है dark yellow urine और फिफ्थ होता है लाइट कलर्ड स्टूल आफ्टर 3 to 10 days ऑफ इन्फेक्शन। 3 से 10 दिन के बाद इन्फेक्शन के लाइट कलर्ड स्टूल आता है। अब देखिए नेक्स्ट है प्रिवेंशन। फॉर अवॉइडिंग इन्फेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस ए फॉलोइंग प्रिवेंटिव मेजर शुड बी टेकन। सबसे पहले हमें बॉइल्ड और क्लोरीनेटेड वाटर ही पीना चाहिए। सही। सेकेंड, प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ हैंड्स आफ्टर हैंडलिंग बेड्स एंड वेसल्स ऑफ द पेशेंट। अगर मान लीजिए आपके पास पेशेंट कोई है तो उसको जब आप बात कर रहे हैं, उसको हैंडल कर रहे हो, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, अपने हाथों को अच्छे तरीके से धोएंगे। हेपेटाइटिस ए वैक्सीन शुड बी टेकन टू प्रिवेंट द डिजीज़। और इससे बचने के लिए इसकी वैक्सीन आती है, वो हम जनरली क्या करते हैं बचपन में ही पर्सन को लगा देते हैं। अब देखिए कंट्रोल, किस तरीके से हम इसे कंट्रोल करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ इन्फेरोन इंजेक्शन ऑन द एडवाइस ऑफ डॉक्टर विल कंट्रोल द डिजीज़। इसके अंदर हम एक इंजेक्शन यूज़ करते हैं, उसका नाम होता है इंटरफेरॉन। क्लियर है, उसका हम क्या करते हैं यहाँ पर यूज़ करते हैं। फॉर एन अर्ली क्योर इट इज़ एसेंशियल दैट अ पेशेंट ऑफ जॉन्डिस टेक्स एडिक्वेट रेस्ट। कि जॉन्डिस जिसको हुआ है वो एडिक्वेट रेस्ट ले। थर्ड, जॉन्डिस पेशेंट शुड टेक हाई कैलोरी डाइट सच एज जूस ऑफ शुगर। क्लियर है, रेडिश विथ गुड़। फोर्थ है कंजम्पशन ऑफ प्रोटीन एंड फैट शुड बी लिमिटेड। इस केस में हम क्या करते हैं, प्रोटीन और फैट का जो कंजम्पशन होता है उसको लिमिटेड कर देते हैं, बहुत ही कम कर देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी इज आल्सो नोन एज सीरम हेपेटाइटिस। इसे हम क्या बोलते हैं, सीरम हेपेटाइटिस भी बोलते हैं, और ट्रांसफ्यूशन हेपेटाइटिस। क्लियर है। अच्छा, अब देखिए दिस इज द मोस्ट डेंजरस एंड वाइड स्प्रेड टाइप ऑफ वायरल हेपेटाइटिस। ये सबसे खतरनाक हेपेटाइटिस वायरस होता है। क्लियर है। अच्छा, हेपेटाइटिस बी इज रिगार्डेड मोर डेंजरस देन एड्स। ये एड्स से भी ज़्यादा क्या होता है, खतरनाक होता है। अब देखिए इट अकर्स ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस। क्लियर है, ये किसके कारण होता है, ये हेपेटाइटिस बी का जो वायरस होता है उसके इन्फेक्शन के कारण होता है। HBV इज अ ब्लड ब्रॉन DNA वायरस। ये क्या होता है, DNA वायरस होता है।
द इन्फेक्शन ऑफ HBV इज ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड ब्लड इनकोल्यूशन, सही, फ्रॉम मदर टू देयर बेबीज और बाय सेक्सुअल रूट, सही। इन 4 तरीके से क्या होता है, ये फैलता है। अब देखिए इसके बाद आता है सिम्टम्स। द मेन सिम्टम्स ऑफ HIV-B इंक्लूड प्रोग्रेसिव लीवर डिजीज, इसमें क्या होती है, लीवर डिजीज होती है पर्सन को, क्रोनिक हेपेटाइटिस एंड हेप्टोसेलुलर कार्निनोमा, सही है। अच्छा, अब देखिए इसकी प्रिवेंशन देखिए। इन्फेक्शन ऑफ HPV कैन बी प्रिवेंटेड बाय अवॉइडिंग रिस्की प्रैक्टिस सच एज फ्री प्रोमिस्कस सेक्स, सही है। इसका मतलब अगर आप जो है अनसेफ सेक्स कोई पर्सन करता है तो उसको उसको हेपेटाइटिस बी होने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। क्लियर है। अच्छा, अगर आप मान लीजिए कोई इंजेक्शन यूज़ करते हो तो उससे, मान लीजिए कोई कंटामिनेटेड इंजेक्शन है तो उससे होने के भी चांसेस इसके बढ़ जाते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड लेते हैं, उससे भी होने के इसके चांसेस होते हैं। अच्छा, इसकी भी वैक्सीन आती है बच्चों। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन शुड बी टेकन टू प्रिवेंट द डिजीज, तो इससे बचने के लिए इसकी वैक्सीन आती है। अब देखिए इसके बाद आता है नेक्स्ट रेबीज। रेबीज को हम हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। ये किसके कारण होता है, द बाइट ऑफ अ रेबिड डॉग एंड सम अदर रेबिड मैमल्स सच एज कैट्स और रैबिट्स मे कॉज रेबीज विच इज फैटल वायरल डिजीज कॉज बाय अ रेबीज वायरस और लाइसा वायरस विच इज प्रेजेंट इन द सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। अब देखिए होता क्या है, जितने भी कुछ ऐसे जानवर होते हैं, जैसे मान लीजिए डॉग हो गया, मोंकी हो गया, कैट हो गई, सही है, रैबिट हो गए, सही, इनके अंदर ये वायरस प्रेजेंट होता है। तो जब भी ये किसी को बाइट करते हैं तो इनसे ये वायरस जो होता है वो पर्सन की बॉडी के अंदर क्या होता है, इंजेक्ट हो जाता है। क्लियर है। ये बल्कि इनके ये मान लीजिए आप रेबीज वायरस जो होता है या लाइसा वायरस जो होता है, ये इन जानवर की, ये जो मंकी हो गया, कैट हो गया, इनके सलाइवा में होता है। तो जैसे ये किसी को काटते हैं तो इनके सलाइवा से जो होता है वो पर्सन की बॉडी के अंदर चला जाता है। क्लियर है। द वायरस आर इंजेक्टेड इनटू ह्यूमन ब्लड बाय द बाइट ऑफ अ रेबिड एनिमल। अब देखिए इसका सिम्टम्स। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो 1 से 3 मंथ तक आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आते हैं, सही। अब इसके कारण क्या होता है, अच्छा उसके बाद क्या होता है, रेबीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर हेडेक, सीवियर हेडेक होता है इसमें, हाई फीवर होता है, पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है किसका, मसल्स का, किसकी, थ्रोट और चेस्ट की। द पेशेंट फील्स रेस्टलेस, पेशेंट जो होता है वो रेस्टलेस फील करता है और वो बहुत ही ज़्यादा क्या करता है, सलाइवेशन करता है और उसको चोकिंग फीलिंग आती है और वो लिक्विड को जो होता है उसका इंटेक करने में क्या होता है, उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, सही। और इस केस में क्या होता है, जो पर्सन होता है वो हाइड्रोफोबिक हो जाता है, उसको पानी से क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा डर लगने लग जाता है। अब देखिए इसको आप प्रिवेंट कैसे करेंगे, प्रिवेंशन सबसे पहला है क्लीनिंग द वुंड विद कार्बोनिक सोप एंड क्लियर वाटर इमीडिएटली आफ्टर द डॉग बाइट इज एन इम्पॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर। इसमें हम क्या करते हैं, जो घाव होता है जो डॉग के काटने से बनता है उसको हम क्या करते हैं, अच्छे तरीके से क्या करते हैं, धो लेते हैं और उस पानी को वहाँ से हटा देते हैं। एनी एंटीसेप्टिक मेडिसिन शुड बी अप्लाइड टू द वुंड कॉज बाय द डॉग बाइट, और उसमें क्या करते हैं, जो घाव होता है उसके ऊपर क्या करते हैं, एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं और जल्दी से जल्दी हम क्या करते हैं, एंटी रेबीज वैक्सीन जो होती है वो पेशेंट को दे देती है। अच्छा, सेकंड तरीका क्या होता है, कंपलसरी इम्यूनाइजेशन ऑफ स्ट्रे डॉग्स। हमारे आसपास जितने भी स्ट्रे
डॉग्स होते हैं, कैट्स होते हैं, उनको हमें क्या करना चाहिए, उनका इम्यूनाइजेशन कर देना चाहिए। थर्ड, अ रैबिट एनिमल शो एक्सेसिव सलाइवेशन। अगर कोई भी रैबिट एनिमल है तो वो बहुत ज़्यादा क्या करता है, सलाइवेशन करता है, और वो अकेली जो जगह होती है वहाँ पर छिपने की कोशिश करता है। तो ऐसे जितने भी जानवर होते हैं उनको हमें क्या कर देना चाहिए, मार देना चाहिए। अब देखिए कंट्रोल, रेबीज कैन बी ट्रीटेड विद पेस्चर्स ट्रीटमेंट इन विच अ कोर्स ऑफ 14 वैक्सीन वाज गिवन। देखिए एक पेस्चर्स ट्रीटमेंट होता है जो कि लुईस पेस्चर ने डिस्कवर किया था। इसके अंदर 14 वैक्सीन्स होती हैं, वो हम क्या करते हैं, पेशेंट को देते हैं। क्लियर, जिसको डॉग काटता है। सही। अच्छा, करंटली 5 एंटी रेबीज वैक्सीन्स आर प्रेस्क्राइब्ड एट एन इंटरवल ऑफ 0, 3, 7, 14 एंड 30 डेज ऑफ डॉग बाइट। मतलब डॉग के काटने के वक्त, काटते के एक दिन के अंदर सबसे पहली वैक्सीन दी जाती है, दूसरी 3 दिन बाद, थर्ड 7 दिन बाद, चौथी 14 दिन बाद और पांचवी 30 दिन बाद दी जाती है। अब देखिए इसके बाद आता है एड्स। एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और ये भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक डिजीज़ है। द डिजीज़ ऑफ एड्स इज कॉज बाई रेट्रोवायरस। एक RNA वायरस होता है, उसे बोलते हैं हम ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, HIV। शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, HIV। अच्छा, आप देखिए ये करता क्या है, एड्स का जो वायरस होता है ये हमारी वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं उनको क्या करता है, अटैक करता है। सही। और हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसको ये क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा वीक कर देता है। तो इसका मतलब ये जो वायरस होता है वो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसको क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा वीक कर देता है। उस कारण होता क्या है, जब पर्सन को कोई इन्फेक्शन उसकी बॉडी के अंदर आता है तो नॉर्मली मान लीजिए वो 4-5 दिन बाद चले जाना चाहिए, मगर वो होगा क्या, वो 20-20, 30-30 दिन बाद क्या होगा, जाएगा। तो वो जो इन्फेक्शन होता है उसको जितना हमारी बॉडी को हार्म करना था उससे कहीं ज़्यादा वो हमारी बॉडी को क्या करता है, हार्म करता है। तो इस केस में क्या होता है, धीरे धीरे जो पर्सन होता है उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और वो किसी भी इन्फेक्शन को नहीं झेल पाता है। कोई भी छोटा सा इन्फेक्शन होता है जो 2-4 दिन में चला जाना चाहिए, वो 10-10, 15-15 दिन बाद जाता है। मान लीजिए कहीं पर चोट लग गई, एक दिन में सही हो जानी चाहिए, वो 10-15 दिन में सही होगी। तो इन्फेक्शन को जितना बॉडी को अफेक्ट करना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा क्या करता है, वायरस उसको इन्फेक्शन जो होता है बॉडी को अफेक्ट करता है। तो इस कारण क्या होता है, इंसान जो होता है किसी न किसी इन्फेक्शन से उसकी क्या होती है, डेथ हो जाती है। अब देखिए इसका ट्रांसमिशन क्या होता है। पहला, द एड्स डिजीज यूजली स्प्रेड्स थ्रू अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद ए इन्फेक्टेड पर्सन। मान लीजिए एक इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके साथ कोई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाएगा, सही, विदाउट एनी प्रिकॉशन, तो उसको एड्स होने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। सही। एड्स जो होता है ये सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज़ है। अगर कोई भी पर्सन किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स करता है तो उसको एड्स हो जाता है। The AIDS disease also spread through the transfusion of blood contaminated with an AIDS virus। मान लीजिए किसी पर्सन को एड्स है, उसका ब्लड अगर हम किसी नॉर्मल पर्सन को चढ़ा देते हैं, हेल्थी पर्सन को चढ़ा देते हैं, तो उसको भी एड्स हो जाएगा। The AIDS disease also spread through the use of infected needles। मान लीजिए कोई एक एड्स का पेशेंट है, उसने कोई निडल यूज़ की, सही, और उसी निडल को अगर कोई नॉर्मल पर्सन यूज़ कर लेता है तो उसको भी एड्स हो जाता है। क्लियर है। अच्छा, अब अगर मान लीजिए किसी मदर को एड्स है और वो प्रेग्नेंट है, सही है, मतलब एड्स होने के बाद उसको प्रेगनेंसी हुई है, तो उसका जो नया बेबी होगा, न्यू बॉर्न बेबी होगा, उसको भी एड्स होगा। सबसे पहले एड्स जो है वो USA में डिटेक्ट हुआ था इन 1981, और इंडिया में सबसे पहली बार ये अप्रैल में 1986 में तमिलनाडु में इसका केस हमें मिला था। अब देखिए सिम्टम्स क्या होते हैं। सम इंपॉर्टेंट सिम्टम्स ऑफ एड्स आर फॉलोइंग। पहला, स्वॉलन लिम्फ नोड्स। इसमें लिम्फ नोड जो होती हैं वो फूल जाती हैं। रेगुलर फीवर, स्वेटिंग एट नाइट,
वेट लॉस। क्लियर है? एड्स वायरस कॉजेज सीवियर डैमेज टू ब्रेन एंड मे लीड टू लॉस ऑफ मेमोरी। इस कारण क्या होता है, इंसान की जो मेमोरी होती है वो भी धीरे धीरे कम हो जाती है और उसके बोलने की जो एबिलिटी होती है वो भी धीरे धीरे कम हो जाती है और उसके सोचने समझने की जो पावर होती है वो भी धीरे धीरे कम हो जाती है। अच्छा, अब देखिए इसके बाद आता है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। अब तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है, सही, जो कि एड्स को क्या करे, क्योर कर सके। अगर किसी को एड्स हो गया तो वो एक शॉर्ट लाइफ टाइम में क्या होता है, वो अपने आप ही मर जाता है। अच्छा, अब देखिए इसे कंट्रोल करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। पहला, पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट एड्स ट्रांसमिशन। एड्स किस तरीके से ट्रांसमिट होता है, सही, उसको हम क्या कर सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं। डिस्पोजेबल सिरिंजेस एंड निडल शुड बी यूज फॉर इंजेक्शन। हमें क्या करना चाहिए, जो भी सिरिंजेस हम यूज़ करें वो डिस्पोजेबल होनी चाहिए, मतलब यूज़ एंड थ्रो वाली होनी चाहिए। और हमें सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स नहीं बनाने चाहिए अननोन पर्सन्स के साथ। हाई रिस्क ग्रुप्स जो होते हैं, सही, उनको ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। स्टेरलाइज निडल्स मे बी प्रोवाइडेड टू ड्रग एडिक्ट्स। अगर मान लीजिए कोई ड्रग एडिक्ट है, सही, उनको स्टेरलाइज निडल्स देनी चाहिए। हाँ, जब भी मान लीजिए कोई पेशेंट जो है किसी दूसरे से ब्लड लेता है तो उस ब्लड को उनको चेक कर लेना चाहिए कहीं उसको HIV तो नहीं है। नेक्स्ट है, द कॉमन रेजर एट द बार्बर शॉप शुड नॉट बी यूज। देखिए जितने भी वो होते हैं, नाई होते हैं, वो एक ही ब्लेड से क्या करते हैं, सबकी शेव कर देते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट डिजीज़ है पोलियो। पोलियो को हम बोलते हैं पोलियो माइलेटिसिस, सही है। पोलियो इज अ डिजीज ऑफ द नर्वस सिस्टम कॉज्ड बाय वन ऑफ द स्मॉलेस्ट नॉन वायरस कॉल्ड पोलियो वायरस। पोलियो जो होता है पोलियो वायरस से होता है और ये सबसे छोटा नॉन वायरस है। द वायरस एंटर्स द बॉडी थ्रू द फूड एंड वाटर, रीचेज द इंटेस्टाइन एंड फ्रॉम देयर इट एंटर्स द नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। क्लियर है? तो देखिए पोलियो का जो वायरस होता है ये कंटामिनेटेड फूड और वाटर से जो होता है हमारे पेट में जाता है और वहाँ से क्या होता है, हमारे ये ब्रेन और स्पाइनल कोड के अंदर चला जाता है। क्लियर है? अच्छा, जैसे ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाता है, द वायरस डिस्ट्रॉय द मोटर सेल्स ऑफ द स्पाइनल कोड। ये क्या करता है, हमारी जो मोटर सेल्स होती है स्पाइनल कोड की, उनको क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, सही है। और ये सारी की सारी मोटर सेल्स जो होती है वो हमारे मस्कुलर कंट्रोल के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। तो इसी कारण क्या होता है, मस्कुलर कंट्रोल के लिए जो मोटर सेल्स रेस्पॉन्सिबल होती हैं, जब वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं तो उस केस में क्या होता है, इंसान जो होता है वो क्या होता है, एक तरीके से अपंग हो जाता है। उसके हाथ या पैर क्या होते हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए पोलियो इज ए काइंड ऑफ पैरालिसिस एंड मोस्ट अफेक्ट्स द लेग्स। ये क्या होता है, एक तरीके से पैरालिसिस है और ये क्या करता है, ज़्यादातर लेग्स को क्या करता है, अटैक करता है। चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 months to 3 years आर मोस्ट प्रोन टू पोलियो इन्फेक्शन। जितने भी बच्चे होते हैं जिनकी एज 6 months से 3 years तक की होगी, वो मोस्टली क्या करते हैं, वो ज़्यादा प्रोन होते हैं इस डिजीज़ के लिए। पोलियो इज ट्रांसमिटेड अमंग द चिल्ड्रन बाय फेशियल ओरल रूट। ये फेशियो ओरल रूट्स के थ्रू क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, या थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डर्टी हैंड्स, कंटामिनेटेड फूड और मिल्क और फ्लाइज। अब देखिए इसमें सिम्टम्स देखिए, द अर्ली सिम्टम्स ऑफ द पोलियो डिजीज आर शोर थ्रोट एंड हेडेक। शोर थ्रोट और हेडेक जो होता है इसके अर्ली सिम्टम्स होते हैं। इफ़ इन्फेक्शन परसिस्ट, अगर मान लीजिए इन्फेक्शन परसिस्ट करता है, द पेशेंट सफर्स फ्रॉम फीवर, पेशेंट को फीवर आता है, वॉमिटिंग होती है, मस्कुलर पेन होता है, स्टिफनेस होती है नेक में और लिम्स में, उसकी हाथ और पैर में टिंगलिंग सेंसेशन होती है और अल्टीमेटली वो क्या होता है, पैरालाइज्ड हो जाता है। अब देखिए प्रिवेंशन, कंप्लीट रेस्ट एंड फिजियोथेरेपी इज हेल्पफुल इन बिगिनिंग ऑफ पोलियो वायरस अटैक।
इसमें डॉक्टर यही सजेस्ट करता है कि आप कंप्लीट रेस्ट लें और फिजियोथेरेपी कराएं। एक्सरसाइजिंग ऑफ लेग इज आल्सो डन टू रिड्यूस द पैरालाइटिक इफेक्ट, और पैरालाइटिक इफेक्ट को कम करने के लिए पैरों की एक्सरसाइज भी करते हैं। मेंटेनिंग ऑफ हाइजीन बाय प्रॉपर सैनिटरी डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट इज एसेंशियल स्टेप फॉर प्रिवेंशन ऑफ पोलियो। अच्छा, अब देखिए आजकल जो है पोलियो की वैक्सीन आती है, उसको हम क्या करते हैं, पहले ही जो है बच्चे को इनिशियल स्टेज में दे देते हैं, बचपन में ही उसके दे देते हैं। उस कारण क्या होता है, वो इम्यून हो जाता है किससे, पोलियो से। मतलब पोलियो का वायरस अगर उसकी बॉडी के अंदर आएगा तो वो उसको अफेक्ट नहीं करेगा। क्लियर है। अब देखिए पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के अंतर्गत जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो क्या करती हैं, अपने कंट्री के अंदर जितने भी बच्चे हैं उनको क्या करती है, टाइम टू टाइम पोलियो की ड्रॉप्स, पोलियो की जो वैक्सीन होती है वो देती है। क्लियर है। इट वॉज कंडक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिसंबर 1995, सबसे पहली बार ये 1995 में स्टार्ट हुआ था। सही। दिस प्रोग्राम यूज ओरल पोलियो वैक्सीन, इसमें हम क्या करते हैं, वैक्सीन को क्या करते हैं, बच्चे को लिक्विड फॉर्म में क्या करते हैं, उसके मुंह में डालते हैं। एज पर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल NIS, अ डोज ऑफ 3 ड्रॉप्स इज गिवन ओरली टू द चिल्ड्रन। इसमें क्या करते हैं, जो पोलियो ड्रॉप की जो वैक्सीन होती है उसकी 3 ड्रॉप जो है बच्चे को देते हैं। 1 डोज ईच एट 1.5, 2.5 एंड 3.5 मंथ्स एज। सही। और फाइनली हम क्या करते हैं, एक बूस्टर डोज देते हैं 1.5 ईयर्स में। क्लियर है। तो ये जो है प्रोग्राम चलाया गया है ताकि पोलियो का जो वायरस है वो हमारी कंट्री से और पूरे वर्ल्ड से जो है वो ख़त्म हो जाए, और ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। और अब इसके जो केसेस हैं वो बहुत ही कम देखे जा रहे हैं पोलियो के। हमारी कंट्री में तो शायद हुआ ही नहीं है पिछले 2-3 साल में। क्लियर है। क्योंकि इसके पीछे लॉजिक ये है, अगर किसी भी एक पर्सन को अगर पोलियो होता है तो वो क्या करेगा, एक तरीके से कैरियर बनेगा और वो दूसरों को क्या करेगा, पोलियो फैलाएगा। तो जब तक पूरे वर्ल्ड में से पोलियो ख़त्म नहीं हो जाता है, जब तक हम पोलियो से नहीं बच सकते हैं।